आनंद वर्धन जी, पिछले 8-10 सालों में देखा गया जब टीवी को जब मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो उस टेलीविजन को याद करता हूं जो हम लोग स्कूल में थे, ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। आज भी कुछ नाम आज तक के याद आते हैं। एसपी सिंह साहब थे ऊपर में, लेकिन नीचे जो नाम याद है, गोविंद पंत राजू लखनऊ से, भोपाल से राजेश बादल। रिपोर्टिंग जो मीडिया में कहीं धार से, कहीं अलीराजपुर से, कहीं जाकर के कालाहांडी से जो रिपोर्टिंग होती थी, टेलीविजन की वो रिपोर्टिंग सबसे पहले खत्म की गई। उस रिपोर्टिंग की जगह पे लाया गया क्या, भूत प्रेत, सन्नाटे को चीरती सनसनी, इस तरह की चीजें लाई गई। सबने देखा होगा वो रात में बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा करके वो चोटी वाले, तमाम तरह के डरावनी वेशभूषा वाले लोग भी टेलीविजन में लाए गए। और उसका अगला चरण जो देखने को मिला, जो गोदी मीडिया जब नाम औपचारिक रूप से दे दिया गया, उसमें दिखा कि मारपीट करने वाले, कॉलर पकड़ने की हद तक जाने वाले एंकर, गाली गलौज करने वाले एंकर, और एंकर के साथ साथ पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज। एक दौर में तमाम ऐसे प्रवक्ताओं को हम लोगों ने देखा है, बीएन गाडगिल से लेकर हर पार्टी में अच्छे प्रवक्ता हुआ करते थे। जिस दौर में नया नया टेलीविजन आया था, नलिनी सिंह जैसे लोग कराते थे टीवी पे डिबेट। अब धीरे धीरे जब सारी चीजें टेलीविजन से खत्म हो गई, फिर टेलीविजन का क्या, खास करके टेलीविजन मीडिया का अस्तित्व तो क्या बचा है, खासकर उस परिप्रेक्ष्य में। हम आप सबके घर में टेलीविजन है, सबके घर में एलईडी एलसीडी है, लेकिन सामने लगा हुआ है ड्राइंग रूम में टीवी, और लोग करते क्या है, ये स्मार्टफोन सबके हाथ में है, वही टीवी चैनल लोग देखेंगे अपने अपने फोन में, पर यानी उस टेलीविजन चैनल को भी लोग यूट्यूब पे देखेंगे। ये स्थितियां हैं। तो आज की तारीख में आपको क्या लगता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपस्थिति मेन स्ट्रीम का दर्जा पाने का हकदार नहीं है? नहीं, मैं थोड़ा इसका पीछे ले जाऊंगा और 2 मिनट में एक भूमिका बना के तब इस पे आऊंगा। देखिए, जी। जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि अब लोग रिपोर्टिंग खत्म हो गई है, लोग तू तू मैं होता है, गोदी मीडिया होता है। आज से एक मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। आज से जी। 20 साल 15 साल पहले जब आप बड़े होते थे, गाने कैसे होते थे? आजकल पंजाबी गाने डोमिनेट करते हैं, जिसको आपको फुहड़ है भाई। हम घर में हम अपने बच्चों के साथ, मैं अपनी बीवी के साथ बैठ के उन गानों को नहीं सुन सकता हूँ जिस तरह के गाने आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। तो वो आप उसको, हम लोगों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसा समाज है वैसा ही आप गाने बनाएँगे, वैसे ही आप चीज़ें परोसेंगे। मैं थोड़े थोड़े बेसिक मुद्दों पे बात करना चाह रहा था। बेसिक मुद्दे ये हैं कि देखिए, कोई भी प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, और अब ये जो नया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, डिजिटल को इसमें किनारे कर दिए, क्योंकि डिजिटल का अभी जो बिज़नेस मॉडल है वो थोड़ा थोड़ा आसान है। बाकी जगह एक मालिक होता था, एक संपादक होता था, एक रिपोर्टर्स होते थे। ये 3 का वो होता था। संपादक जो था वो एक बीच का बफर होता था, जो मालिक के बीच में और रिपोर्टर्स के बीच में ये समन्वय करता था कि भाई इसको भी बैलेंस किए रहो। पेपर चलाना है तो इसमें भी कुछ ऐड आना चाहिए, क्योंकि पेपर ऐसे चलेगा नहीं। पेपर की जो कॉस्ट है वो लोग देने को तैयार नहीं है यहाँ पे। तो वो एक चलता रहता था जो स्कूल में था। स्कूल में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो केवल प्रधानाचार्य या शिक्षक, प्रिंसिपल और टीचर, वहां पे हम मैनेजर का नाम ही नहीं सुने थे। अब सारे स्कूल में जो सबसे ताकतवर व्यक्ति है वो मैनेजर होता है। उसी तरह से अब हुआ क्या कि जो मीडिया है, और मैं खास करके प्रिंट मीडिया का रेफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ, वो लागू वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक पे भी होता है, लेकिन चूंकि प्रिंट मीडिया का मैं सुबह शाम हैंडल किया है। सरकारी मीडिया का जो तंत्र है, उस तंत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण 2 लोग हो गए। एक सूचना निदेशक साहब हो गए और एक सूचना सचिव साहब हो गए। जी। पहले क्या होता था कि एक्सेसिबिलिटी हर एक की चीफ मिनिस्टर के यहाँ तक थी। अच्छी रिपोर्ट लिखी, वो बुला के, हो सकता है मुंह भी फुला ले, हो सकता है उसको बुरा लगे, आप अपने उससे अपनी हैसियत में बताते थे कि मैं कितना अच्छा लिख सकता हूं, उससे डिसाइड होता था। अब क्या होता है, अब ये कोऑर्डिनेट करते हैं ये सूचना सचिव साहब। और आज का मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। पूरी तरह से जो पूरा मीडिया पूरी तरह से आश्रित है सूचना निदेशक या सूचना जो स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सबको पता है कौन लोग वो करते हैं। आप अगर आज उत्तर प्रदेश में 500 एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है, 500, उसमें से कम 75% को आप निकाल लीजिए, अगर उन्होंने पिछले 1 साल में एक रिपोर्ट फाइल की हो, एक जगह कहीं आए हो, 4 लाइन लिखी हो, लेकिन वो सब लोग एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं। क्या करते हैं नहीं पता है। और बीमारी हमें अपने अंदर ढूंढनी है। मैं लोगों का करने से पहले अपने अंदर ढूंढनी है। ये सारे लोगों का खर्चा भी चलता रहता है। मेरे दफ्तर में कम से कम 20 लोग आते हैं। मैं कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोग आते हैं, सर बताइएगा मत कि मैं यही चला रहा हूं। अच्छा, मैं भी उसमें बेईमानी क्या करता हूं?
मुझे एक पैसा देना नहीं है। कोई व्यक्ति जाके अगर कह रहा है कि मैं उनके यहाँ काम करता हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेट मी बी, मैं एक बिजनेसमैन की तरह बोल रहा हूँ ना, उसको मुझसे पैसा लेना। दिन भर घूमता रहता है, दिन भर कहाँ घूमता रहता है मुझे भी मालूम है, लेकिन ना मेरे मेरे उसमें उसका चेहरा दिखता है, ना मेरे उसमें उसका कोई लिखाई दिखती है, ना वो कहीं, लेकिन बाहर वो यही कहता है। अब एक एक बीमारी और हो गई है, और ये मैं बीमारी इसलिए कह रहा हूँ कि सब एक दूसरे की उससे है। जितने ये सूचना वो होते हैं सचेव और एडिशनल से, इन सबकी पत्नियों की प्रतिभा एकदम से प्रस्फुटित हो जाती है। जैसे ही ये कुर्सी पे आते हैं, ये सब लोगों की प्रतिभा एकदम से जो छुपी हुई रहती है, कोई बहुत अच्छा गाने वाला हो जाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करने वाला हो जाता है, कोई, और एक नया जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो आर्टिस्ट का हो गया, वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो जाए। अब उस बेईमानी को जरा इसलिए समझ लीजिए क्योंकि ये टोटल लूट है हर एक के साथ, और वो लूट इसलिए है कि आप, और ये मैं नाम क्या सबको पता है कि कौन करता है। आप अगर गाना गाएंगे तो उसमें कुछ राग और वो हो सकता है, भाई कोई कहेगा अच्छा गाते हैं, नहीं वो, आप अगर डांस करेंगे तो उसमें भी कुछ हो सकता है। आर्ट एक ऐसी चीज है, आपको फूहड़ माना जाएगा कि अगर आपने ऐसे कहा कि आपकी समझ ही में नहीं आएगा आर्ट क्या है, तो आप नहीं भाई, आप उस लायक ही नहीं कि आपको समझ में आए। आप बिहार से आए हैं, आप क्या जाने ये आर्ट क्या होती है। आपको आर्ट की एग्जीबिशन लगेगी। एक मंत्री जी हैं भाई, वो ठेका देते हैं आर्ट, यहाँ की वो है, वो ठेका देते हैं कि ऐसा है 1 लाख रुपए में ये 20 तुम आर्ट वो बनवा लो। तो वो जो ठेकेदार है वो 50,000 रुपए में देके आर्टिस्टों से बनवा लेता है। अब फिर ठेकेदार आता है उस आर्टिस्ट को खरीदने के लिए, क्योंकि आर्ट को मैं डिसाइड करूंगा इस आर्ट की वैल्यू क्या है। तो वो मैं 10,000 की चीज 10 लाख में भी, 2 लाख में, तो ठेका जनरली इतना लंबा नहीं होता है। 20 लाख 25 लाख का ठेका उठता है, 2 लाख रुपए पहले दिए, 20 लाख रुपए में बेचना है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक आदमी को करना है जो अलग अलग वो बना दे पेंटिंग। ठेकेदार मंत्री जी का, या ये जो प्रस्फुटित लोग हैं, आप निकाल के देख लीजिए जो उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी के पदों पे बैठे हुए हैं, उनकी पत्नियों ने कितनी आर्ट एग्जीबिशन की हैं पिछले 4 साल में, 5 साल में, 8 साल में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको अगर नहीं रोकेंगे तो हम सब लोगों का, ये बेईमानी सब है। पहले एक और चलता था, पहले ये जो एक बात बताइए आनंदवर्धन जी, एक मंत्री महोदया की बेटी एक कथित तौर पर बार चला सकती है, तो आर्टिस्ट की पत्नी क्यों नहीं, वो ब्यूरोक्रेट की पत्नी क्यों नहीं आर्टिस्ट हो सकती? क्योंकि एक मिनट, अगर वो कुछ काम कर रही है तो उसका एक पैमाना है ना, आर्ट का तो कोई पैमाना नहीं है। आर्ट का तो मैं उसका डिसाइड कर रहा हूं ना, जो खरीदता है आर्ट का। मैंने एक बार अपने मेरा एक मित्र है जिसमें मैंने पूछा कि तुम कैसे डिसाइड करते हो। उसने कहा तुम्हारी गाड़ी देख के डिसाइड करता हूँ कि इसका दाम क्या होना चाहिए, और तुम्हारा चेहरा देख के डिसाइड करता हूँ। तो प्राइस ऑफ ये जो वो है, वो आपकी उसकी कोई प्राइस नहीं, कैसे आप डिसाइड करेंगे। एक और पहले बेईमानी होती थी जो अब रुक गई। उत्तर प्रदेश के बहुत से अधिकारी, और अधिकारी नहीं, हमारे पत्रकार भी लगे, जिनकी बीवी हो जाती थी इंश्योरेंस एजेंट। पहला जो वो आता था प्रीमियम, वो उनको मिल जाता था। अब हमारे घर हमारी पत्नी भी कहेंगे अरे फलाने की वो इतनी बड़ी बहुत बड़ा करोड़ों रुपया का प्रीमियम आता था, करोड़ों रुपए का। अब अगर दूसरा प्रीमियम अभिषेक जी ने नहीं दिया तो अभिषेक जी क्या कर सकते हैं। भाई आप मेरे यहाँ आए, आपने मेरी बीवी से इंश्योरेंस खरीदी, वो इंश्योरेंस का पूरा प्रीमियम मेरे घर में आ गया, ये सब लीगल था, मैंने उसमें 30% वो भी दे दिया, एक व्हाइट न्यूज मैंने लिया। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अब जरा उस डिपार्टमेंट का नाम सुन लीजिए क्या हुआ। और ये मैं पत्रकारों को, क्योंकि मैं अपने ऊपर पहले देखना चाह रहा हूं। उस डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन उत्तर प्रदेश जी। वो जो जनसंपर्क है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और आई एज अ पत्रकार, जब मेरा प्रधानमंत्री अपनी प्रेस को, उसमें कौन जाके करते हैं, वो एक अरे ये जो अक्षय कुमार साहब एक कैनेडियन आदमी से नहीं, और हम और आप एक बार उसमें क्यों नहीं करते हैं, वो आके उनका वो करते हैं, प्रेस इंटरव्यू करते हैं। दूसरा एक कौन करते हैं, वो जो कौन जोशी जी जाके इंग्लैंड में आते हैं, प्रसून जोशी जी। हमने आपने पूछा कहीं कि ये कौन लोग हैं भाई, कैसे पूछा गया। ये सब लोग जनसंपर्क के लोग। तो अब जनसंपर्क हावी हो गया है, पत्रकारिता आप अपने घर में रख लीजिए। मैं लास्ट में खत्म करूंगा क्योंकि समय का थोड़ा वो है। एक मेरे हिसाब से ये चीज अच्छी हुई, ये आज नहीं तो कल होना था। मैं सिर्फ एक पैमाना बता रहा हूँ, एक पैमाना जो 2022 के जो वो आए हैं डिटेल्स कि उसमें टोटल एड बजट कितना है, टोटल एड बजट वो करीब 85-86 हजार का, मैं हो सकता है 1,000-2,000 करोड़ इधर उधर करो, 85-86 हजार करोड़ का।
उसमें से 41.8% टीवी है, डिजिटल 33.4% है आज की तारीख में। मैं इसको अगर मैं अगले 4-5 वर्ष रहा, जी, तो ये अगले 3 साल में इसको ओवरटेक करेगा कि अगले 5 साल में करेगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब डिजिटल विल बी अ मोर मीडियम ऑफ बिटवीन द पीपल, ये ज़्यादा बड़ा माध्यम हो जाएगा बनिस्बत टीवी के। जी। आप एक और मैं लास्ट खत्म कर लूँ, इसमें सब लोग जानते हैं कॉन्क्लेव क्या होता है? व्हाट इज़ कॉन्क्लेव? कॉन्क्लेव जाके कौन करता है? जो सबसे एस रिपोर्टर होते हैं और एस वो होते हैं, वो जाके किससे कॉन्क्लेव लेते हैं और कॉन्क्लेव में होता क्या है? एडवर्टोरियल शुरू हो गया है। आपकी रिपोर्ट में जी। कहीं होता है एडवर्टोरियल कितना लाएँ इस पे आप डिसाइड होते हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप एडिटर और क्या-क्या इसलिए बनते हैं क्योंकि आप कॉन्क्लेव करा लेते हैं 4 और कॉन्क्लेव में कौन-सी पत्रकारिता होती है ये आप भी बताइए, हम भी बताएँ। कॉन्क्लेव में ये दर्शकों को पता होना चाहिए कि इवन जो आदमी आते हैं वो भाड़े के आते हैं। देयर आर जी। एजेंसीज हू गिव यू पीपल। तो ये सब उसके नीचे छुपा के रखने की जरूरत नहीं है। आज मैं इसलिए ये कह पा रहा हूं क्योंकि मैं डिजिटल मीडिया चला रहा हूं। जब तक मैं प्रिंट चलाता था मेरी हैसियत और औकात नहीं थी ये कहने की, क्योंकि कल के दिन मेरा ऐड बंद हो जाता भाई, मुझे पैसा ही नहीं मिलता। आज के दिन खुलेआम कह रहा हूं, जिसको कहना कर लो, मुझे ना एक्रेडिटेशन से मतलब तुम्हारे, क्योंकि मेरा कर क्या लोग। मुझे ये लगता है प्राइमरली ये सफाई का समय है। अच्छा हुआ ये हो गया है, जितनी जल्दी होना था उतना अच्छा है, क्योंकि मैं एक बार आपके उस पे भी कह चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा कि ये इस लूट में हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जो अगर जी। हम 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की तनख्वाहें लेते हैं, तो मैं ऐसा क्या लिख देता हूं जो आप नहीं लिखता। मुझे 4 करोड़ की तनख्वाह मिल रही है, आपको 40,000 की मिल रही है, आप भी पत्रकार मुझसे बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं कॉन्क्लेव ले आता हूं, इसलिए मुझे 4 करोड़ मिलेगा। मैं उस लूट के तब हिस्से, मुझे भी हिस्सा चाहिए। अब हिस्सा चाहिए, अब वो सब ये नहीं चाहिए तनख्वाह से, मुझे हिस्सा दो तो मैं करूँगा। यहाँ हिस्सा नहीं दोगे तो दूसरे लुटेरे के यहाँ चला जाऊँगा, उसको ज्वाइन कर लूँगा। ये लुटेरों का वो बाजार है। एक नए भाई साहब आ गए हैं और सबसे ताज्जुब की बात है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता खत्म हो गई। वो विश्वसनीयता कौन ठीक करेगा, आप ये भी सुन लीजिएगा।